कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं कहीं आसमां नहीं मिलता। No one gets the entire universe. Sometimes you don't get land. Sometimes you don't get sky. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। मैं हूं सैमसन डेविड। इस वक्त बैठा हुआ हूं ब्रैम्पटन में, ओंटारियो, जो कि कनाडा का एक पार्ट है। दोस्तों, आज एक बहुत ही खूबसूरत और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सबके लिए लेकर आया हूं, और ये है कि हमारी कौन सी हिडन स्ट्रगल्स हैं, कौन सी दुश्वारियां हैं, कौन सी मुसीबतें हैं, कौन सी मुश्किलातें हैं, कौन सी स्ट्रगल्स हैं जो कि माइग्रेंट्स कनाडा में जो आते हैं उनके सामने पड़ती हैं। आपको पता है कि बोलते आने यूट्यूब चैनल में मैं हमेशा कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लाता हूँ, एजुकेशन से रिलेटेड हो, म्यूज़िक हो, डांस हो, थिएटर हो, फाइन आर्ट्स हो, लिटरेचर हो, ह्यूमन कल्चरल वैल्यूज़ हो, डेली डूइंग्स हो, जगह ब जगह अलग अलग जगहों के बारे में बताता हूँ। लेकिन ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेरे जहन में आया, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से हमारे नाजरीन जो हैं उनके सामने एक दिक्कत आती है कि भाई कनाडा हम चाहें या ना चाहें। और पिछले करीबन 4 सालों से तो ये इतना बड़ा सब्जेक्ट बन गया है कि कई लोगों के प्लान जो हैं वो अस्त व्यस्त हो गए हैं। सोचा कुछ, निकला कुछ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि बोलते आने यूट्यूब चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतने बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने हमेशा मैं लेकर आता रहूँगा, और जो आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो आज का टॉपिक है हिडन स्ट्रगल्स फॉर माइग्रेंट्स इन कनाडा। वो कौन सी ऐसी छुपी हुई स्ट्रगल्स हैं, मुसीबतें हैं, मुश्किलातें हैं जो कि माइग्रेंट्स जो कि कनाडा में आ रहे हैं उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर का ना करके मैं छोटे छोटे जो ख़ास पॉइंट्स हैं जो मुझे नज़र आए हैं, पिछले 2 सालों से मैं पूरी तरीके से कनाडा में रह रहा हूँ। मैं कहीं बाहर नहीं गया, किसी और मुल्क में नहीं गया, और यहाँ पर मैं जगह ब जगह घूमा हूँ, लोगों से मिला हूँ, और लोगों के एक्सपीरियंसेस, तजर्बे जो हैं मुझे मिले। और ख़ासकर साउथ एशियन कंट्रीज़ के जो लोग हैं, चाहे वो इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों, भूटान के हों, नेपाल के हों, श्रीलंका के हों, मॉरिशस के हों, ट्रिनिडेड टोबैगो के हों, वगैरह वगैरह वगैरह, सबसे मुलाकातें करी हैं। उनसे मैंने कुछ तजुर्बात लिए और उनकी बातों को मैं आपके सामने इस वक्त पेश कर रहा हूँ कि कौन सी उनको स्ट्रगल करनी पड़ी हैं यहाँ पर आने के लिए। ऐसे की इश्यूज़ हैं जो कि चैलेंजेस हैं। सबसे पहले जो दिक्कत मुझे जो नज़र आई है और जो लोगों में मेरे को देखने को मिली है कि एम्प्लॉयमेंट बैरियर्स या जॉबलेसनेस तो एक बहुत बड़ी है। यहाँ के क्रेडेंशियल्स रिकग्निशन की भी बात आती है कि लोग पढ़कर जो बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर आते हैं, डॉक्टरी की डिग्रियाँ लेकर, इंजीनियरिंग की डिग्रियाँ लेकर आते हैं, या और बड़ी बड़ी डिग्री लेकर आते हैं यहाँ पर दूसरे मुल्कों से, ख़ासकर इंडिया से। तो मैं कहूँगा क्योंकि मैंने वहाँ पर जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में काम करा, इक्विवेलेंस ऑफ डिग्रीज एंड डिप्लोमास में वहाँ पर भी देखता था। तो वहाँ तो बड़े पढ़ कर आते हैं, लेकिन यहाँ की एजुकेशन सिस्टम, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है फ़र्क हो जाता है। कहीं 2 साल की डिग्री है, कहीं 3 साल की है, कहीं 4 साल की है। कोर्स कंटेंट, मटेरियल, ड्यूरेशन, ये तमाम को देखते हुए बड़ी मुश्किलात हो जाती है कि वहाँ का जो है क्रेडेंशियल रिकग्निशन इंडिया और या दूसरे मुल्कों की मैं कहूँगा और कनाडा में जो है मुश्किलात हो जाती है। और ये यहाँ 10 प्रोविंस हैं पूरे कनाडा में, बड़ा भारी मुल्क है। अलग अलग प्रोविंस में जाके अलग ही अलग एक प्रॉब्लम आ जाती है, और इसमें बड़ा टाइम लग जाता है। जब बाहर से पढ़कर आते हैं बच्चे, तो वो अपनी जो है डिग्री डिप्लोमा की वैल्यूएशन कराते हैं, उनके मुताबिक, उनके स्किल के मुताबिक कुछ ना कुछ उनको नौकरी मिले, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखने में आया है मुझे यहाँ पर डॉक्टरी करे हुए हमारे स्टूडेंट्स, MBA करे हुए, इंजीनियरिंग करे हुए, यहाँ पर मैं देखता हूँ वो टैक्सी ड्राइव कर रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, वो डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, वो इवन क्लीनिंग का काम कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है तमाम चीज़ों को देख के, क्योंकि जो पिछले कुछ सालों में, 8-10 सालों में ख़ासकर, जो कि उससे पहले जो कनाडा का रूप जो था, वो यहाँ का ऑयल प्रोडक्शन और कार मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी थी, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ थी।
वो गिर गया है। और ख़ासकर जो कि है कोविड और उसके बाद जो है वॉर हुई हैं रशिया और यूक्रेन वगैरह में, इससे जो है वर्ल्ड इकॉनमी जो है बिखरी है। और उसी का सारा इम्पैक्ट यहाँ पे भी पड़ा है और बहुत मुश्किलात हो गई है। जो बाहर के स्टूडेंट्स बड़े ब्राइट जो कि हमारे दूसरे मुल्कों से आते हैं, उनमें देखता हूँ कि वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। पार्ट टाइम जॉब किस कदर की करते हैं, क्लीनिंग, लेबर जॉब्स, ये सारा का सारा जो कि है तहस नहस हो गया। खासकर रिसेशन जो हुआ है पिछले कोविड या यूक्रेन रशिया की वॉर में, जो कि मैंने आपको बताया, तो उनको बड़ी एक्सेप्शनल या तो स्किल्स हों और वो बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, तब तो यहाँ पर उनका काम बन जाएगा। लेकिन अब नौकरियाँ हैं जो ख़त्म होती जा रही हैं और मुश्किलातें हो रही हैं। तो एक तो ये जॉबलेसनेस की जो मैंने बात कही, ये बैरियर है। और अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा, जिसको मैं देखता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स जो मिलते हैं मेरे को बाहर के मुल्कों के, मैं उनसे अक्सर मिलता हूँ, वो कहते हैं हमको नौकरी नहीं मिल रही है। मेरे दिल पर एक खंजर चलता है, बहुत बुरा लगता है। तो दूसरी स्ट्रगल जो मैं कहूँगा कि हमारे बाहर के मुल्क के लोगों को देखनी पड़ रही है, वो यहाँ पर जो है घरों की किल्लतें बहुत हैं। हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी यहाँ पर जो है बहुत बड़ा मेजर इशू है। या तो आपको कैनेडियन सिटीजनशिप मिली हो या कम से कम आपके पास पीआर हो, परमानेंट रेजिडेंशिप जिसको कहते हैं, तो उनके लिए तो थोड़ा बहुत शायद हो जाए आगे जाके। लेकिन जिनके पास वो नहीं है तो बड़ा मुश्किल यहाँ पर रहना। जो स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, या जो जिनको नौकरी के लिए थोड़ा सा मिल गया है यहाँ पर टाइम या मौका मिल गया है, उनके लिए जो है एक रहने की समस्या बहुत बड़ी मिल जाती है। बल्कि मैं बड़ा एक बारी दिल में मेरे बड़ा चोट लगती है जब मैं देखता हूँ कुछ लड़के जो हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल के जो है एक छोटे से बेसमेंट पे रह रहे हैं और उसमें कम से कम 10, 15। और एक बारी तो मैंने ऐसा सुना जो मैं खुद नहीं विश्वास करता कि 20 लड़के इकट्ठे रह रहे हैं। छोटा छोटा वो अपनी डोनेशन दे देते हैं अपनी पॉकेट से, क्योंकि करीबन 1400 या $1500 जो है पर मंथ एक बेसमेंट का किराया है और बहुत मुश्किल होती है। तो यहाँ पर और घर को ख़रीद सकते नहीं, आप इतने महंगे हैं, और किराए पे लेना और मुश्किल है। क्योंकि किराए पे आप देखेंगे कि आधा किराया तो आपकी, अगर कितनी भी अच्छी से अच्छी नौकरी आप कर लें यहाँ पे, ख़ासकर जो हमारे यूथ आते हैं बाहर से, तो कितना कमा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा $3000 पर मंथ। ये एक एवरेज बता रहा हूँ। बहुत शानदार कोई बातचीत हो गई तो 4000 हो गया, या 5-6 हज़ार तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन इस पैसे के अंदर ना वो किराया अफोर्ड कर सकते, क्योंकि उनको डेली डूइंग के एक्सपेंसेस भी करने हैं, और घरों को ख़रीदना तो खैर जैसे मैंने कहा बड़ा मुश्किल है। तीसरा बड़ा रीज़न जो मैं कहूँगा, जो कनाडा में बाहर के इमिग्रेंट्स आते हैं, माइग्रेंट्स आते हैं, उनके सामने है एक बहुत हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग और फाइनेंशियल स्ट्रगल जो है। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि सैलरीज जो है, जो एवरेज है, मीन जो है, वो करीबन 3 से 4 हज़ार डॉलर आपको अगर पर मंथ मिलती है, तो एक शख्स के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि अगर कोई शादीशुदा है तो वो दोनों अगर पति पत्नी काम करते हैं तो उनको करीबन ये जो है 6000 से 7000 उनका पे पैकेट से इकट्ठा हो जाता है, और जिसमें से करीबन उनका 2000 तक का किराया लग जाता है, या बेसमेंट में है तो 1500 में लग जाएगा। और बाकी जो है उनके ट्रांसपोर्टेशन, डेली डूइंग्स हैं, आपके और एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, कार एक्सपेंसेस, कार इंश्योरेंस हो गई, क्या बचाएंगे। तो ये आजकल के जो ख़ास का फिनोमिनन मैं देख रहा हूँ, जो कि कनाडा के अंदर जो कि है वो हो रहा है। टैक्सेस भी देने पड़ जाते हैं, बहुत ही हाई है यहाँ पे। तो परचेजिंग पावर जो है लोगों की बड़ी मुश्किल हो गई है, और विंडो शॉपिंग जिसे कहते हैं, वही जाके अपनी हसरत पूरी कर लेते हैं। वो बड़ा है एक दुखदाई, मेरे को टाइम लगता है। दूसरा, कोई रोक टोक मैंने तो देखी नहीं यहाँ पर। जो कि स्टोर्स हैं, आप चले जाइए जहाँ से आप सब्ज़ी खरीद सकते हैं, ग्रॉसरी खरीद सकते हैं। अभी मैं रिसेंटली एक स्टोर में गया, उधर चाय का पत्ती का मैंने देखा
एक पैकेट, उस पर लिखा $14। 4 दिन के बाद वही पैकेट मुझे वो मिल रहा है $12। फिर मैंने देखा कि और भी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप देखेंगे कि कहीं तो रेट आपको उसका $20 है, उसी चीज़ का $16 है। क्या मजाक है। तो ये ऐसे एडवांस कंट्री के अंदर जो कि है, ये थोड़ा सा अजीब तो लगता है। तो ये ग्रॉसरी आइटम्स हो गए, या आपके कपड़े लत्ते हो गए, शूज़ हो गए, डेली डूइंग के एक्सपेंसेस जो हैं, बड़ी हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग आपके सामने ये एक स्ट्रगल यहाँ पर कनाडा में देखनी पड़ रही है। एक और मेजर इशू दोस्तों में लेकर आ रहा हूँ, वो ये है कि कनाडा में जितने भी इमिग्रेंट्स या माइग्रेंट्स आते हैं तो वो सोशल या कल्चरल इंटीग्रेशन, लैंग्वेज प्रॉब्लम वगैरह, एक कल्चरल लैग या कल्चर शॉक बल्कि मैं कहूँगा, और तो ये एक बड़ी मुसीबत है यहाँ पे। जो नए हमारे यूथ आते हैं, ख़ासकर हमारे साउथ एशियन कंट्रीज से और छोटे टाउन से आते हैं कई, तो उनके लिए तो जैसे यहाँ की अंग्रेज़ी को समझना, क्योंकि या तो फ्रेंच या इंग्लिश 2 चीज़ें चलती हैं और यहाँ के अपने स्लैंग्स होते हैं, कॉलिक्वल टर्म्स होती हैं, बहुत टाइम लग जाता है। किसी किसी को मैंने यहाँ पर जो देखा है, जो जिनको कई साल हो गए, तो उनसे पूछा भाई क्या मुसीबतें थी आपके सामने शुरुआत में, कहते हैं जी लैंग्वेज को समझना हमको 2 साल कम से कम पूरे लग गए सही तरीके से बात को पकड़ने में। ये एक प्रॉब्लम है। सोशल कल्चरल में हम देखते हैं जो खासकर हमारे यूथ हैं, जो कि पढ़ने आए हुए हैं, जो काम भी करते हैं साथ में, दिन में स्टडीज़ करते हैं, रात को टैक्सी चलाते हैं या क्लीनिंग का काम करते हैं, डिलीवरी बॉय का काम करते हैं या किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। कोई कोई तो अकेले हैं। मैं असल में मैंने तकरीबन अपनी पूरी लाइफ जो है यूथ सर्विसेज में गुजारी है। मैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU, उसमें मैंने काम करा और मेरे पास जो शोबा या डिपार्टमेंट जो था वो यूथ अफेयर्स था, युवा मामले था। और मैं युवाओं की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से इसलिए समझता हूँ क्योंकि मैं उनके साथ दिन रात रहा हूँ युवाओं के। जब यहाँ के युवाओं को मैं देखता हूँ जो भारत से आए हुए हैं या दूसरे कंट्री से आए हुए हैं, उनका चेहरा उतरा हुआ होता कईयों का, उनसे मैं बात करता हूँ, बोल नहीं पाते हैं। मैं उनके अंदर साइकोलॉजिकली घुसकर मैं उनको टटोलता हूँ, मैं उनकी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करता हूँ। कई लोग कहते हैं कि सर हम चले जाएंगे, ये ऑफ लेट अभी तक की जो बातें चल रही हैं, लेकिन कुछ लोग खुश भी हैं, ऐसी बात नहीं है। वो ये कहते हैं कि भाई ये तो है ही, जब दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं। लेकिन जो यूथ इश्यूज जो है मैं बात कर रहा हूँ, उनमें जो इन जनरल बात कर रहा हूँ, और उसमें उनको देखता आइसोलेशन, अकेलापन, लोनलीनेस, मेंटल इलनेस, ये बड़ा है। पीयर प्रेशर, ये एक अलग से प्रॉब्लम है कि आपके यार दोस्त जो हैं, दूसरे जो हैं, वो अपनी किसी ने तो लंबी लंबी गाड़ी, कोई अमीर मालदार घरों से भी आते हैं, किसी ने लंबी गाड़ी ले ली, महंगा मोबाइल ले लिया, महंगे कपड़े पहन लिए, महंगे जूते खरीदे, तो वो दूसरा भी कहेगा यार जो गरीब वाला है या एवरेज इनकम का, मैं भी कम से कम एक लंबी गाड़ी लूँ। देखा देखी के अंदर वो क्या करते हैं कि लोन पे या क्रेडिट पे बड़ी बड़ी गाड़ी ले लेते हैं और उस पर साइन कर देते हैं सारे कागजात के ऊपर जब लोन मिलता है। अब जब पैसे देने की बारी आती है तो पैसा नहीं चुका पाते। उसके पीछे तो कुछ घटनाएं मैंने ऐसे भी देखी हैं कि वो सुसाइड भी कर लेते हैं लोग, या छुप जाते हैं, या क्राइम करते हैं, चोरियां करते हैं, वायलेंस, तमाम चीज़ों को, ड्रग्स। यूथ हैं तो उनको संभालना ये बड़ा मुश्किल है। काश मेरे को कोई इस तरीके का मेरे अंदर कोई या मेरे कुछ लोग मिल जाएं जो मेरी सपोर्ट कर पाए कनाडा में ही, कि मैं ऐसे यूथ के लिए कुछ काम कर पाऊँ। और अपने आप तो मैं जितनी कोशिश है मैं यूथ को देखता हूँ यहाँ पे, तसल्लियाँ देता हूँ, और उनको मैं ये मैसेज ज़रूर देता हूँ कि बच्चों, अपने माँ बाप, अपने घर वालों की जो एम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं उनकी सेवा करनी है और उनके नाम को नीचे नहीं होने देना। तो उनको संभल के रहना है, और उनको जो भी गाइडेंस है मैं उनको दिमागी तरीके से, साइकोलॉजी तरीके से मैं अपनी तरफ से ज़रूर करता हूँ।
फिर जो मैंने कहा कि जिस तरीके से सोशल कल्चरल प्रॉब्लम है, जैसे मेंटल हेल्थ है, आइडेंटिटी क्राइसिस। आप आए हो, एक नए 20 साल का लड़का है या 22 साल का लड़की है, तो वो अपनी आइडेंटिटी क्या लेकर आते हैं यहाँ, एक नई, ना कोई बात समझ पा रहा, ना कर पा रहे, टूटे टूटे से रहते हैं। तो बहुत फैमिलीज़ के अंदर मैंने एक फैमिली को देखा, अभी एक नई स्टोरी देखी। लड़का आया यहाँ पे पढ़ने के लिए, स्टूडेंट आया। अब पढ़ने के साथ साथ उसने अपने किसी घर वालों को ही बुला लिया, थोड़े थोड़े करके। पहले सिस्टर आई, फिर मदर आई, फिर फादर आए, आपस में काम करने लगे। मदर को काम मिल गया कहीं ना कहीं छोटा मोटा, फादर को नहीं मिला। फादर जो है वैसे ही उनकी आपस के अंदर खटपट थी, तो वो शराबे और ये पीने लगा। तो आपस में उनकी तू मैं हो गई, मियाँ बीवी में। बीवी ने कहा, एक दिन काफ़ी डांट दिया, तो वो डांट को सहन नहीं पाया और ये बड़ा यहाँ पर सोशल मीडिया पे उछला। तो वो आदमी घर से गायब हो गया। कुछ दिनों के बाद उसने बहाना बनाया और माफ़ी करी कि मैं इस पार्क में बैठा हूँ, आ जाओ, मैं माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ। वो पहुँच गई मैडम, वहाँ जाके माफ़ी के बजाय उसने कहा कि भाई मैं बदला लेना चाहता हूँ क्योंकि तुमने बेइज्जती कर दिया। ऐसे ऐसे अजीब किस्म के इश्यूज, और उसने मारकाट कर दी। ये फैमिली इश्यूज भी पैदा हो जाते हैं। ये एक बहुत रेयर इंसिडेंट है, लेकिन बात है तो इस तरीके के। लेकिन इसके अलावा जो हम देखें, खासकर जो है पिछले, जैसे मैंने कहा कोविड के बाद जो है, या हमारी वॉर्स हुई यूक्रेन और रशिया के बाद से, तो मंदी आ गई पूरी दुनिया के अंदर, रिसेशन आ गया। तो उसके बाद जो वायलेंस और अटैक्स, इनकी भी घटनाएं बहुत हो गई कि कोई पीछे से जाके आपको मार दे। बहुत जनरल नहीं है, लेकिन है, ऐसी रिपोर्ट्स बहुत बढ़ गई हैं। तो ये यूथ इश्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, और इस तरीके के सोशल कल्चरल इंटीग्रेशन की प्रोग्राम तो वो यहाँ से हो रही हैं। अब दोस्तों, एक बहुत ही मेजर इशू है जो कि मैं आपके सामने ला रहा हूँ, और ये मेजर इशू जो है आपका हेल्थ केयर सिस्टम या फैसिलिटीज़। मैं आपको क्या बताऊँ, कान पकड़ूँ सबसे पहले, कि ये सबसे अजीबोगरीब प्रॉब्लम है, क्योंकि जहाँ मैं गया हर एक आदमी इसका शिकार है। एक ख़ास कर एज होती है आपके 60 साल के बाद, जब 65-70 साल के हो गए, तो कोई ना कोई तो आपके शरीर के अंदर नट बोल्ट आपका ढीला हो गई। 1 महीने में, 4 महीने में होना है, यानी कि आप बीमार पड़ेंगे, मेडिकल अटेंशन चाहिए, कुछ चाहिए। ऐसे आदमियों के लिए यहाँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि अपने कंट्रीज़ में नहीं कि जाके कहीं भी दवा ले लो, किसी भी डॉक्टर के पास चला जाओ, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट मिलने के लिए बहुत टाइम लगता है। टाइम, आप सोचोगे टाइम की कोई बात नहीं, 1 दिन 2 दिन, नो, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने भी लग सकते हैं। कभी कभी आपको बुला लेंगे और वहाँ पर आपको अगर सेम डे या 2-4 दिन बाद बुलाया, तो वो फिर आपको प्राइमरी आपसे बात करके पर्टिकुलर आपको एक लैब में भेजेंगे। उसी लैब में जाना है और उसी लैब की रिपोर्ट जो है फार्मेसी पे जाएगी। वहाँ से आपकी दवा बनती है, और दवा आपको सेम डे नहीं बनती, उसके लिए भी टाइम देना पड़ेगा, 1 या 2 दिन। फिर आप दवा लेकर आओ, फिर वो डॉक्टर, यानी एक चेन बंदी हुई है। उनकी फ़ीस बड़ी हाई है। डॉक्टर्स के पास सबसे पहले अगर आप जाएंगे छोटी से छोटी बात के लिए, मिनिमम आपको $70 से $90 के बीच में आपको सिर्फ बातचीत करने के लिए। दूसरा, ह्यूमन एस्पेक्ट जो हम देखते हैं डॉक्टर्स का, गैर मुल्कों में, खासकर इंडिया की मैं बात करता हूँ जहाँ से मैं हूँ, वहाँ पर जो है डॉक्टर्स जो हैं बड़ा पेशेंटली सुनते हैं, ह्यूमन कंसिडरेशन होता है, ह्यूमन माइंडनेस होती है। वो बात नहीं है। ज़्यादातर क्वालिफिकेशन भी अगर आप देखेंगे तो उस पर भी थोड़ा सा शक होता है कि वो बात नहीं है, लेकिन जो एक्सपेंसिव जो है वो इतना ज़्यादा है कि आपके बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप अगर सुपर वीज़ा पे हैं तो आपको तो एक हेल्थ इंश्योरेंस 1 लाख रुपए पर आदमी की तो देनी पड़ती है पर ईयर, वो लेकर आएँ। अदरवाइज़ आप यहाँ पर हैं, PR हैं, हेल्थ कार्ड बना हुआ है, तब तो आपका थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम है।
और आफ्टर कोविड जो कि है बहुत ही बुरा हो गया, क्योंकि उससे पहले बताया जाता है कि लोगों को अपॉइंटमेंट भी मिल जाते थे, डॉक्टर्स भी ठीक ठाक थे। अब डॉक्टरों की भी कमी है यहाँ पे, मेडिकेशन की भी कमी है। रीसेंट एक्सपीरियंस अभी मेरा ऐसा हुआ कि मेरी वाइफ जो है अभी 4 दिन पहले ही उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रात के 8 बजे आई, थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर हो गया। हम थोड़ा सा ये देख के कि भाई थोड़ा कॉशन बरतने के लिए हम डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेकर बड़ी मुश्किल में किसी के थ्रू मिला भी, तो वहाँ 8:30 से वेट करते करते बातचीत करते करते, और कोई बात इतनी बड़ी नहीं थी, रात के 3 बज गए, सुबह के 3 बज गए। ये एक बड़ी जनरल सी बात बता रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2 हफ्ते पहले की बात है कि मेरे दांत के अंदर दर्द हुआ, राइट साइड ऊपर दर्द हुआ, तो मैं डॉक्टर के पास पहुँच गया। किसी तरीके से उन्होंने टाइम दिया 1-2 दिन बाद। अब उन्होंने तो सीधा कहा कि भाई या तो इसका रूट कनाल कराओ या फिर इसको एक्सट्रैक्ट कराओ। मैंने कहा भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ के डॉलर जो है वो कन्वर्ट करूँगा इंडियन मनी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। रूट कनाल के लिए वो कह रहे हैं कि हम $1250 आपके लिए पर्टिकुलर डिस्काउंट करके दे रहे हैं, और मेडिकेशन के साथ, यानी कि वो करीबन 80,000 रुपये आपका बिल बैठ जाएगा इंडियन रुपीज़ में। $1250 प्लस दूसरी चीज़ें जो है तकरीबन इतना 75 से 80,000 बैठ जाता है। तो मैंने कहा भाई भले ही आप एक्सट्रैक्ट ही कर दो, दांत को निकाल दो, तो उसी के करीबन $700। ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी है, कभी भी कुछ हो सकता है। आँख, नाक, दांत, आपका सर है, हाथ है, गिर सकते हैं, स्प्रेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ख़ासकर जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए तो बड़ा ही बहुत ही मुश्किल है। ला हौल वला कुव्वत, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये और अगर मेजर प्रॉब्लम हो जाए तो ख़ासकर मैंने देखा है कि जो विदेश से जो लोग आए हुए हैं ख़ासकर इंडिया से, मैंने देखा है कि उनकी जो है घुटनों की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो तो अपने देश ही जाते हैं, क्योंकि जितने का खर्चा आप यहाँ पर कराओगे उतने में आप टिकट लगा के, दवा दारू करा के, उस वजह से बचा के इंडिया से या दूसरे मुल्क से आप वापस आ सकते हैं। ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है, दिस इज़ रियली ऑफुल, दिस इज़ रियली वेरी वेरी कम्बरसम, दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक ओवर हियर, बहुत मुश्किल है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि, और फिर मैं देखता हूँ कि हमारे देश के अंदर जिस तरीके से है, कम्युनिटी सर्विस होती है, फ्री हेल्थ केयर सिस्टम होता है, कैंप लगते हैं ख़ासकर बुज़ुर्गों के लिए या गरीबों के लिए जो है, आँखों की केयर के लिए, दांतों की केयर के लिए, या दूसरी समस्याएं जो हैं उनके लिए फ्री हेल्थ केयर सिस्टम कम्युनिटी सर्विस के अंडर में। यहाँ बिल्कुल चक्कर ही नहीं है ऐसा कुछ कि कहीं फ्री हेल्थ केयर कैंप लगे, डायबिटिक पेशेंट्स हैं जी उधर जाइए, फ्री में दवा देते हैं वगैरह, कुछ नहीं है। तो एक हेल्थ केयर का जो है यहाँ, खुदा ना करे कि कोई बीमार पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए सेल्फ मैनेजमेंट हेल्थ का, दैट इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग वी हैव, सेल्फ मैनेजमेंट। खाना पीना रहना सोना आपको बहुत सही तरीके से देखना पड़ेगा। आप बिल्कुल मजाक में नहीं ले सकते कि आप कुछ ऐसा कर लें कि आप बीमार पड़ जाएं। बीमार पड़े तो पर्स सारा ढीला हो जाएगा, मुश्किलात हो जाएगी। आखिर में चलते चलते दोस्तों, ये सारी स्ट्रगल्स मैंने इमिग्रेंट्स के लिए बताई कनाडा में आने के लिए। एक जो है, जो आप सभी को मालूम है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी ज़रूर डालूँगा, वो है यहाँ का वेदर, यानी हार्श वेदर जिसे कहते हैं, और क्लाइमेट। ये बड़ी ख़तरनाक बात है, और ख़ासकर ऐसे लोग जिनकी स्किन जो है इतनी सेंसिटिव है, साइकोलॉजिकली वो बेयर नहीं कर सकते, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हार्श वेदर इस तरीके का है कि एक मोटी सी बात कह दूं कि आप मिड मई से लेके मिड नवंबर तक तो आपको लगेगा कि बल्ले बल्ले है, बहुत ठीक है। बल्कि इस बारी तो एक्सटेंडेड इतनी ठंड पड़ गई है, इस बारी बर्फ़ भी बहुत पड़ी कि आज तारीख है 23 मई। 23 मई को मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन बारिशें चल रही हैं और अभी पूरे हफ्ते चलती रहेंगी, जिससे ठंड बढ़ जाती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, बाहर जा नहीं सकते।
लेकिन एवरेज ये है कि मिड में से नवंबर के मिड तक आपके लिए खुशनुमा है और बहुत ही बढ़िया होता है वेदर। कम से कम इतना खूबसूरत होता है कि लगता है कि पूरी दुनिया की जन्नत यहीं पर है। बहुत खूबसूरत कंट्री, बहुत खूबसूरत है एटमॉस्फेयर, नीला आसमान, सफ़ेद छितरे हुए बादल, फूल खिले हुए हैं, पंछी एक से एक हैं, झीलें एक से एक हैं, बहुत खूबसूरत। खुदा पूरी जन्नत जो है यहाँ पे है। लेकिन जो आपको नवंबर के 3rd वीक से और मई के 1st वीक तक जो है या अप्रैल के एंड तक जो है, आप में हिम्मत होनी है, क्योंकि यू आर क्लोज्ड इनसाइड, इंडोर बंद हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब कुछ लोगों को काम करना पड़ता है, अपनी गाड़ी में बंद होके किस तरीके से वो जाते हैं, मोटे मोटे जूते पहन के, मोटे मोटी जैकेटें और कंबल और ये तमाम चीज़ें ओढ़ के, बहुत मुश्किल हो जाता है। अंदर जो है घर अच्छे ठीक ठाक होते हैं, गर्म रहते हैं, हीटिंग सिस्टम बड़ा अच्छा है, सब ठीक है, लेकिन बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर जाएंगे तो बर्फ़ लग जाएगी और आप बीमार भी हो सकते हैं। और जाहिर है जब इतनी ठंड होती है, इस बारी तो एक्सेप्शनली मैं कहूँगा कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी, 2-2 फुट 3-3 फुट घुटने, और कई कई 3-4-5 महीने तक ये हमने देखा। तो ये हार्श वेदर का जो है मामला, ये भी बड़ा, क्योंकि आप जब घरों में बंद हैं, बड़ा क्लास्ट्रोफोबिक आपको लगता है कि 4 दीवारी में बंद है, क्या करें, घर में है। अब बुज़ुर्गों को जिस तरीके से डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई आपको तो डेली वॉक करनी है, तो वो घर में करनी पड़ती है। आप घर कितने बड़े हो जाएंगे, कितना बड़ा से बड़े लें, 25 से 30 फुट एक जगह होती है, उस पर आप करीबन 50 चक्कर लगाओ, 25 चक्कर लगाओ, तो वो एक बड़ा एक घुटा सा रहता है मामला। तो ये जो है अदरवाइज हेल्थ को बड़ा संभाल के रखना पड़ता है इस हार्श वेदर में। तो दोस्तों, टू सम अप द होल थिंग इन कंक्लूजन, मैंने यही आपको जो सबसे शुरू में जो मैंने शुरू करा आज की ये बातचीत को, और उसमें यही कहा कि कभी किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता, कहीं ज़मीन कहीं आसमान नहीं मिलता है, कि नो वन गेट्स द एंटायर यूनिवर्स, समटाइम यू डोंट गेट लैंड एंड समटाइम यू डोंट गेट स्काई। तो हर चीज़ तो नहीं मिलेगी, लेकिन कनाडा एक बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब देश है। फ़िलहाल पिछले 4-5 सालों से प्रॉब्लम बढ़ गई, जिनका मैंने आपको बताया। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने कमेंट ज़रूर लिखें, और बोलते आने यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लगातार आपको इस तरीके की वीडियोस मिलती रहें। मैं आपका दोस्त सैमसन डेविड आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया।